Hello everyone, welcome to economics. As said earlier, we had to start Indian economy from the perspective of CUET, PG or IIT JAM or IIT GATE. So here we are for Indian economy. इंडियन इकोनॉमी को जब भी आप देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी को पीरियड के हिसाब से तीन पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट वुड बी प्री इंडिपेंडेंस period. Pre-independence means before 1947 during British period, and British period was 1757 to 1947, and 1757 marks the Battle of Plassey that was won by East India Company. फिर उसके बाद सेकेंड पीरियड जो है, सेकेंड पीरियड इज प्री रिफॉर्म पीरियड. प्री रिफॉर्म पीरियड बोलते हैं हमारा 1947 से लेकर 1991 तक के बीच का, जिसके शिल्पकार रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव एज अ प्राइम मिनिस्टर, वाइल द रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा मनमोहन सिंह के डेथ के बारे में, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और पूरा रिफॉर्म उन्हीं के बदौलत हुआ था 1991 में. फिर उसके बाद थर्ड पीरियड इज पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, दैट इज पोस्ट 1991. अब इसको पढ़ोगे आप कैसे? पढ़ने के लिए सबसे पहले आप देखोगे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की आज बात करते हैं. प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जब ब्रिटिशर्स की बात हुई तो ब्रिटिशर्स 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद उन्होंने एक्सपेंशन मोड में आना शुरू किया. एक्सपेंशन मोड में आने पे उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरीकों से देखना शुरू किया कैसे एक्सप्लॉयटेशन करेंगे. और एक्सप्लॉयटेशन कैसे ये वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी जब हमारा ब्रिटिशर्स जब हमें रूल करने के लिए आए थे, जब यानी कि उन्होंने नया नया बैटल जीतना शुरू किया था, उस समय हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी में 23% कंट्रीब्यूट करते थे. 23% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इंडिया कंट्रीब्यूट करती थी. और जब 1947 में गए तो हम लोग मियरली 3% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी के पार्ट थे. इसी तरह अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो इसमें क्या सीन था, 27% हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हुआ करता था एट द स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी. और जब ब्रिटिशर्स ने हमें आज़ाद करके निकले थे तो मियरली 2% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स था हमारा इंडिया का उस टाइम पे. तो इनसे सारी चीज़ों से आपको पता चलता है कितनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की गई. ये डेटा बताता है कितनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की गई. और ये डेटा बताता है द फेज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग देयर रूल ऑफ इंडिया. ओके, सो कमिंग नेक्स्ट. अब इसमें आप देखोगे ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयट करने का अलग अलग तरीका निकाला था. पहला तरीका आप देखोगे, रेलवेज जो थे, रेलवेज का डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था. और ब्रिटिशर्स ने इसमें इनिशियल टाइम पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रिटिश के इन्वेस्टर्स को बोला, कैपिटलिस्ट क्लास को बोला, आपको हम गारंटी सिस्टम देंगे. गारंटी सिस्टम वर्ड याद रखना. गारंटी सिस्टम क्या बताता है कि कोई भी इन्वेस्टर होगा ब्रिटिश का, तो अगर इंडिया में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए अगर इन्वेस्ट करता है तो एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो मिलेगा उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट पे, दैट वुड बी एटलीस्ट 5%. कम से कम 5% उनको रेट ऑफ रिटर्न देंगे. समझ रहे हो? यानी सोचो कितना हाई रेट ऑफ रिटर्न हुआ करता था. और उन्होंने अब यहां से उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने पैसे डाले. अब उनका शेयर बन गया. अब इससे 5% का रिटर्न, कुछ लोग को इससे ज़्यादा भी मिलता था. अब इसके अलावा एक और तरीका था एक्सप्लॉयटेशन का उनका, सैलरीज एंड पेंशंस का.
इनिशियली क्या होता था, वो ट्रेडर्स के तौर पे आए थे। जब ट्रेडर्स के तौर पे आए थे तो उनको जो पैसे मिलने चाहिए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी बियर करती थी, जो उनके ट्रेड से प्रॉफिट्स होते थे। लेकिन जैसे जैसे वो रूल करने लगे तो उनके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी डेवलप होने लगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी डेवलप होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एक तो अलग से लूट करते थे, दूसरा क्या करते थे, यहाँ पे लोगों से टैक्स वसूली करने के साथ साथ जो टैक्स वसूली होता था उनको वो इंडिया के लोगों पे खर्च नहीं करते थे, वो खुद ही लेकर चले जाते थे, जिसमें एक तरीका होता था सैलरी और पेंशन्स का। समझ रहे हो? तीसरा तरीका था उनका जो एक्सप्लॉयटेशन, जो आप टैक्सेस की बात करोगे, और टैक्सेस की जो बात करोगे, टैक्स भी दो टाइप का होगा, एक हमारे गुड्स पे टैक्स, दूसरा होगा हमारे लैंड्स पे टैक्स, कमोडिटी पे और लैंड पे। तो लैंड पे टैक्स की बात करोगे तो लैंड में तीन सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट, सेकेंड इज रैयतवारी, थर्ड इज महलवारी। परमानेंट सेटलमेंट जो है ये मेनली बंगाल एरिया में स्टार्ट हुआ था। परमानेंट सेटलमेंट मेनली बंगाल रीजन में स्टार्ट हुआ था। उस समय का बंगाल जो हुआ करता था इंक्लूड करता था बिहार और उड़ीसा को। ठीक है, तो क्या होता था, 10 out of 11 was given, 10 out of 11 was given to Britishers, राइट, जो रूलर्स हुआ करते थे उस समय, और 1 out of 11 जो था ये किसको जाता था, ये लैंडलॉर्ड अपना खुद का रखते थे। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट लाया कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये शायद आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये सिस्टम ऐसे हुआ, इंडिया में जब आप बात करोगे उस समय की, तो हमारे यहाँ जो लैंड होता था इंडिया के लोगों का एज अ कम्युनिटी ओन करते थे, या तो रूलिंग क्लास की होती थी जो कि रूलर्स होते थे, राजा होते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए उनके यहाँ लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करता था, और उसी में एक जमींदार थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि हमारे यहाँ गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल जब थे तो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लाया और जमींदारों को राइट दे दिया किस चीज का, प्रॉपर्टी का, यानी कि दैट लैंड वुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द जमींदार। और उनको बोला, देखो बेटा, तुम्हें जमींदारी का राइट मिला है, तो तुम 10 out of 11 हमें तुम दोगे, जो भी तुम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करोगे उसका 10 out of 11 हिस्सा मुझे दोगे, और 1 out of 11 हिस्सा खुद रखोगे। अगर तुम पे नहीं कर पाए तो, जब पे नहीं कर पाओगे तो तुम्हें क्या करना है, कैसे भी लाकर मुझे पैसे देने हैं, या तो तुम नहीं लाओगे तो क्या होगा, तुम्हें बेदखल कर दिया जाएगा, यानी कि यू विल लूज योर जमींदारी। ठीक है, तो वैसे केस में दो चीजें राइज हुई, एक तो जमींदार किसी तरह पे कर पाए, किसी तरह पे करेंगे तो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, जब पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करेंगे तो क्या होगा, पीजेंट्स के पास पैसे नहीं बचेंगे, पैसे जब नहीं बचेंगे तो पीजेंट्स क्या करेंगे, एक तरीका होगा, पीजेंट्स के पास, पीजेंट्स यानी फार्मर्स, इनके पास जब पैसे नहीं होंगे तो दो इफेक्ट होगा, एक जो होगा लैंड में इनका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लैंड में इनका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। दूसरा केस क्या होगा, इनके पास खाने को भी पैसे नहीं बचेंगे, क्यों, क्योंकि जो भी चीजें उनके पास बचत होता था वो भी उनको कहीं किसी न किसी साल देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप भी जानते हो एग्रीकल्चर जो है मॉनसून डिपेंडेंट होता है, या उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब आपका प्रोड्यूस सही से हुआ ही नहीं उस साल, फिर भी आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ देना है, आपको टैक्स। जब टैक्स दोगे तो आपके पास अगर पैसे नहीं बचे तो क्या करोगे, कुछ बेचना पड़ेगा, क्योंकि जमींदार मानेगा नहीं। जमींदार क्यों नहीं माने, क्योंकि ब्रिटिश वाले नहीं मान रहे। तो वैसे केस में जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा तो आप क्या होगे, आपको भूखमरी होगी। तो इसमें क्या हुआ था, जब अलग अलग एरियाज में, जहां जहां परमानेंट सेटलमेंट था, खासकर बंगाल वाले रीजन में बहुत सीवियर फेमिन्स आने लगे थे, और डेटा बताता है 1850 to 1900 में 2.8 करोड़ लोग
मर गए थे किस कारण से? भूखमरी से, फेमीन से। दिस वॉज द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स नोन एज परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, आप परमानेंट सेटलमेंट की जो बात कर रहे हैं, अब परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार की जो बात हो रही थी, एक जमींदार, मान लो अक्षय सर को मिल गया तुम्हें बिहार का टैक्स कलेक्ट करने का। अब अक्षय सर दिल्ली में है, अब दिल्ली में है तो उनको वहां जाकर कलेक्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, अमन सर को अलॉट कर दिया कि आप मेरे बदले आप लैंड का रिवेन्यू कलेक्ट करोगे। लेकिन अमन सर भी इकोनॉमिक्स से जुड़ गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, मान लो XYZ पर्सन जो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप मेरे बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करोगे। अब मुझे भी तो कोई कमाई, कुछ कमाई होनी चाहिए, अमन सर को भी कुछ कमाई होनी चाहिए, और XYZ पर्सन होगा ये भी तो कुछ कमाई करेगा, और लास्ट में जो पीजेंट्स होगा इसका सीवियर एक्सप्लॉयटेशन होगा। इस तरह के केसेस को बोलते हैं अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। कहने का मतलब जो भी जमींदार थे वो जमींदार अब यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, वो कहीं और है, उनके बिहाफ पे कोई और कलेक्ट कर रहा है। फिर बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज आ गए। अब जरा सोचिए कि जो भी उस समय की ट्रेडिशनल विलेज इकोनॉमी होती थी, एक ही गांव में एक सुनार है, एक लुहार है, एक कुम्हारार है, तो इस तरह का जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी हुआ करती थी, यानी कि एक दूसरे को मदद के तौर पे देखते थे, कोऑपरेट करते थे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते थे। चीजें क्या होने लगी कि अब ये सोशल फैब्रिक ब्रेक डाउन होने लगा, और जो जमींदार के साथ जो रिलेशन था कि हम और आप मिलजुल कर चल रहे हैं, एक गांव के पार्ट हैं, हमेशा किसी न किसी फंक्शन में मिल रहे हैं, अब एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म से क्या होगा, जमींदार और पीजेंट्स के बीच में गैप बढ़ता जाएगा। जब गैप बढ़ता जाएगा तो जो पर्सनल टच जो था वो खत्म होगा। अब पर्सनल टच खत्म होगा तो जमींदार के पास कोई केयर नहीं रहेगा लैंड में इन्वेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि उसको किसी तरह तो पैसे चाहिए, लैंड की क्वालिटी का तो कोई मतलब है नहीं। उसने एक अमाउंट फिक्स कर दिया और ये अमाउंट पीजेंट्स को देना है, तो यहां से एक्सप्लॉयटेशन जमींदार भी शुरू करने लगे और अपनी अमीरी दिखाना शुरू कर दिया, लेविश लाइफस्टाइल जीने लगे, वेस्टर्न क्लॉथ्स पहनने लगे। क्यों? क्योंकि नोबल्स कहलाना था। और याद रखिए हमेशा जीवन में जो भी एलीट क्लास होती है, एलीट क्लास जो होती है उसी को कोई भी कॉपी करता है जब आगे बढ़ता है। तो उस समय की रूलिंग क्लास कौन हुआ करती थी? ब्रिटिश। और ब्रिटिश को कॉपी करने लगे हमारे जमींदार। तो इस तरह से जमींदार को जब जिंदगी ऐशो आराम से जीना है तो भी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज शुरू कर दी। ठीक है, तो यहां से सोशल फैब्रिक भी ब्रेक डाउन होने लगा। अब जब एक्सप्लॉयटेशन होने लगेगा पीजेंट्स का, तो पीजेंट्स क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। तो वहीं से आपको याद रहेगा कि चंपारण का इंडिगो का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ है गांधी जी के नेतृत्व में। आज वहां नहीं जाएंगे। ठीक है, दूसरा केस जो था हमारा, आप देखोगे रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम जो था ये मेनली टॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, अलेक्जेंडर रीड ने स्टार्ट किया था। और मेनली ये रीजन जो था मद्रास और बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी सिस्टम जो है रैयत से डिराइव हुआ है। रैयत कौन थे? जो भी पीजेंट्स कल्टीवेट कर रहे हैं उनको कहा जाएगा रैयत्स। उनको क्या कहा जाएगा? रैयत्स। अब क्या सीन था, रैयत से अगर ब्रिटिशर्स अपने कुछ ऑफिशियल्स के थ्रू, जो ऑफिशियल्स इनके खुद के थे, अगर ऐसे से टैक्स कलेक्ट करते हैं, इस सिस्टम को बोलेंगे रैयतवारी सिस्टम। रिलेटिवली उतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव नहीं था। क्यों? क्योंकि बीच में जो मिडिल मैन जो इतने सारे जमींदार के थे वो इंटरमीडियरीज यहाँ पे नहीं थे। जब इंटरमीडियरीज यहाँ पे नहीं रहेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन रिलेटिवली
कम होगा। लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या मतलब, आप कौन हम कौन, तो उनसे उनका जब ये रिलेशन था तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन यहां भी किया। ऐसा नहीं है कि रैयतवाड़ी में एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ, बस यही था, रैयतवाड़ी में एक्सप्लॉयटेशन रिलेटिवली कम हुआ। एक और पॉइंट याद रखना, आप जब पढ़ोगे परमानेंट सेटलमेंट में, तो परमानेंट सेटलमेंट में एक और फीचर था, परमानेंट सेटलमेंट में एक और फीचर था आपका पट्टा सिस्टम का। पट्टा सिस्टम, पट्टा का मतलब होता था लैंड को आपने लीज कर दिया किसी और को। पट्टा मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा, उस पे लिखा होगा इतने अमाउंट का लैंड है, यहां पे लोकेट करता है, ए पर्सन दूसरे पर्सन एक्स पर्सन वाई पर्सन को देता है और उसके बदले में वाई एक्स को समथिंग अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू देगा। समझ रहे हो? तो यहीं से पट्टा सिस्टम स्टार्ट होता है। एक तरह से हमारा वर्चुअली उस समय जो हमारा एग्जिस्ट करता था मोनेटरी बेसिस, जो हमारा माउथ पे ही डिपेंड करता था, टीनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच का या जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, वो एक तरह से फॉर्मलाइज होना शुरू हुआ था। थर्ड सिस्टम आता है आपका महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम, जब महलवारी सिस्टम की बात करोगे, महलवारी सिस्टम में जो होते थे डिवाइड होता था महल्स में। महल्स का मतलब क्या है कि एक एरिया, सपोज एक एरिया में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि मान लो आप दिल्ली का नॉर्थ कैंपस जो एरिया है, नॉर्थ कैंपस एक एरिया हो गया जो कि हमारा एक तरह से एक महल हो गया। अब इस महल में एक पर्सन को असाइन कर दिया गया जो सबका मिलाकर पूरा टैक्स ब्रिटिशर्स को देगा। अब जरा सोचिए, ये नॉर्थ कैंपस के जो पीजेंट्स हैं सबका मिलाकर एक साथ तय कर दिया, एक तरह से विलेज, तो रिलेटिवली इसमें भी परमानेंट सेटलमेंट से कम ही एक्सप्लॉयटेशन होगा। और महलवारी का एरिया जो था मेनली वेस्टर्न इंडिया से पंजाब वगैरह थे। तो ये सारी सिनारियो थी हमारे टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के। अगर आप बात करोगे कमोडिटी टैक्स की, तो कमोडिटी टैक्स में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने वन वे टैरिफ शुरू किया। वन वे टैरिफ शुरू किया, दैट मीन्स एक ही तरफ टैरिफ लगेगा। किधर की तरफ? उनकी तरफ। वो अगर इंडिया के कोई भी व्यापारी, इंडिया का कोई भी मर्चेंट कुछ प्रोड्यूस करता है और मान लो वेस्टर्न में एक्सपोर्ट करता है, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। उस समय 80% काफ़ी ज़्यादा टैरिफ हुआ करता था, 80% तक टैरिफ उन्होंने लगा दिए। अब मान लो 80% टैरिफ लगा दिया, तो वहाँ के गुड्स को, तो जो मशीन मेड गुड्स थे, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हो रहे थे, मशीनरी यूज होते थे। जो वैसे केसेस में जब 80% टैरिफ लग जाएगा तो वहाँ के लोगों के लिए वो तो प्रोटेक्शन के तौर पे काम करेगा और हमारे एक्सपोर्टर्स को डिस्करेज करेगा। दूसरा, उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ टैरिफ लगा दिया, लेकिन हमारे यहाँ क्या किया, कोई टैरिफ नहीं लगाया, फ्री ट्रेड हो गया। यानी कि वहाँ के गुड्स जो है, फिनिश्ड गुड्स की अभी बात कर रहे हैं हम, फिनिश्ड गुड्स वहाँ से इंडिया में फ्री में आ रहे हैं और हमारे यहाँ का मार्केट को पूरा फ्लड कर दिया, यानी कि पूरा भर दिया। अब सोचिए जरा, एक बुनकर, एक वीविंग कम्युनिटी क्या करती है, अपने हाथों से कुछ बनाती है। हाथों से बनाने के बाद चीज़ें क्या होती है, उसमें टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है। अब इस केसेस में उसका प्राइस जब ज़्यादा लगेगा, तो अगर मान लो मशीनरी से बना हुआ, मशीन्स लार्ज स्केल में जहां प्रोडक्शन करें, उससे कॉस्ट कम होगा। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में हो चुका है, क्योंकि ब्रिटेन ने ही इनिशिएट किया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। तो वहाँ से मशीन मेड चिप गुड्स जब आ गए हैं इंडिया में मार्केट में, बहुत फाइन क्वालिटी के, तो यहाँ के हैंडलूम जो इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय होने लगी। क्यों? क्योंकि compete नहीं कर पाती थी।
अब उन्होंने सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया और यहाँ के वेबर्स पे यहाँ के मार्केट में भी बेचने के लिए उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। सोचिए, अपने घर में भी बेच नहीं पा रहे, विदेश का तो छोड़ ही दो, विदेश में तो खुद ही टैरिफ उन्होंने ऐसे ही लगा रखा है। तो हमारे यहाँ के वीवर्स कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी। जब दिक्कत होने लगी तो वीवर्स क्या करेंगे, अपना कारोबार छोड़ देंगे। कहाँ चले? गांव चले। गांव जाएंगे तो किस पे? लैंड पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। लैंड पे जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ से लैंड में रिटर्न कम आना शुरू होगा। जब लैंड में रिटर्न आना कम शुरू होगा तो फिर से यहाँ पे लैंड में इन्वेस्टमेंट कम होगा। जब लैंड में इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करेगा, जब लैंड में इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करेगा, प्रोडक्टिविटी फॉल करेगी। प्रोडक्टिविटी फॉल करेगी तो आपके पास कुछ पैसे बचेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स तो देना ही है। तो आप क्या करोगे? फेमिन से गुजरोगे और आपकी क्रिटिकल सिचुएशन इंडिया के लोगों की होने लगी। तो ये सारे तरीके थे हमारे, एक ओवरव्यू हो गया आपके लिए। अब आप पढ़ते हुए एक और चीज़ का ध्यान रखना, अगर बिफोर 1947 को आप पढ़ाई कर रहे हो तो बिफोर 1947 के पीरियड को आप थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर कर लेना। स्ट्रक्चर करोगे तो मेनली दो पार्ट में इसको डिवाइड करना। एक है 1757 से 1857। 1757 बैटल ऑफ प्लासी। 1857 बैटल ऑफ कौन सा? नहीं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट जो बोलते हैं, जिसमें मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था, कह सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे जगह पे रिवॉल्यूशन तो होते ही रहता था, रिवोल्ट होता रहता था, लेकिन एक मेजर स्केल पे 1857 में हुआ। और इस 1857 में क्या हुआ? 1857 में जब रिवोल्ट हुआ लार्ज स्केल पे, तो ब्रिटिशर्स ने, जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला अब तुम रूल नहीं करोगे, अब डायरेक्ट क्राउन रूल करेगा। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय की रूलर हुआ करती थी, 1857 से 1947 तक रूल कौन किया? ब्रिटिश क्राउन। कौन रूल किया? ब्रिटिश क्राउन। तो यहीं पे आप सुनोगे क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया, यही सारे यहाँ से शुरुआत होते हैं। समझ रहे हो? अब 1757 से 1857 का जो फेज देखोगे तो 1757 से 1857 में अलग अलग फेजेस थे। पहला फेज जो था एक्सपेंशन का फेज था, यानी कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पहले एक्सपेंशन किए। एक्सपेंशन का फेज जो था, एक्सपेंशन के फेज में आप देखोगे उन्होंने क्या किया, अपने ट्रेड को बढ़ाना था। ट्रेड को जब बढ़ाएंगे तो वैसे केसेस में एक्सप्लॉइट करना ज़्यादा नहीं सोचेंगे। सोचेंगे क्या कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एक्वायर करें और अपने प्रॉफिट मोटिव के अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई करेंगे। क्यों? रूल्स तो उन्हें ही बनाना है। जब रूल्स वो बनाएंगे तो थोड़ा बहुत तो डिस्टॉर्शन करेंगे। तो इसका ध्यान रखना। ये जो फेज था एक्सपेंशन फेज था, एक्सपेंशन फेज था। और उसमें भी याद रखना 1833 से रिलेटिवली कम एक्सपेंशन होना शुरू हुआ। फिर 1857 के बाद से देखोगे, 1857 से देखोगे तो एक्सपेंशन नहीं होता है, कंसोलिडेशन होता है। एक्सपेंशन नहीं होगा, कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन मतलब एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा हो गया, अब उसके बाद हमें उसको मजबूत करना है। क्यों मजबूत करना है? मजबूत अगर नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपके पास जो भी लैंड बचा हुआ है, यानी कि जो आप लैंड एरिया रूल करते हो, उस एरिया को आपके यहाँ क्या होगा, रिवोल्ट होगा। रिवोल्ट होगा तो आप अपना जो भी प्रॉफिट मोटिव रखे थे वो मोटिव आपका फुलफिल नहीं होगा। तो यहाँ पे जरूरत था क्यों कंसोलिडेशन का, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हो गया था। अब उनको पता चल गया था इंडिया वाले यूनाइट हो रहे हैं। तो ये जो फेज चला, अब यहाँ से 1885 तक जब कांग्रेस वगैरह आ जाती है, उसके बाद में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग, RC दत्त जैसे लोग, रमेश चंद्र दत्त जैसे लोग लगते हैं लिखने इस पे किताबें। अब
उन किताबों पे लिखने लगते हैं तो एक्सप्लॉयटेशन के बारे में उनका पता चलने लगता है, तो ब्रिटिशर्स का एक्सप्लॉयटेशन पता चलने लगेगा। तो वो कंसोलिडेशन फेज में जो वो चाहेंगे कि जितनी भी मेरे पास बची हुई एरियाज हैं उस पे मैं क्या करूं, कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से करूं। लेकिन 1909 के बाद आप देखोगे यहां से डिसेंट्रलाइजेशन का फेज होता है। डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का स्टार्ट होता है। कहने का मतलब यहां से आप देखोगे इंडियंस इंटर करते हैं। तो यहां जो 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म जो बोलते हैं, मोरले मिंटो रिफॉर्म, जो दिल्ली में रहते लोग हैं उनको मिंटो रोड पता होगा, उन्हीं के नाम पे है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे मोरले मिंटो रिफॉर्म जो आया वहाँ से थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन स्टार्ट, तो इस तरह से सिनारियो चेंज होनी शुरू हुई। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान दोगे जब भी इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो प्री इंडिपेंडेंस का, तो आप माइंड में पहले फ्रेम कर लोगे कि ब्रिटिश की जो भी पॉलिसी होगी इस फेज में एक्सपेंशनरी मोड में होगा। एक्सपेंशनरी किस सेंस में, टेरिटरीज को एक्सपेंड करेंगे, बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, समझ रहे हो, लोगों को लड़ाएंगे आपस में। इसके बाद क्या होगा, 1857 से 1905 तक समझो, 1905 तक ये जो था कंसोलिडेशन का फेज था। 1905 ऑनवर्ड्स या 1909 ऑनवर्ड्स ये डिसेंट्रलाइजेशन या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के तरफ का झुकाव होना शुरू हुआ। अब इसमें ध्यान दोगे 1905 में क्या सीन था, बंगाल को डिवाइड कर दिया गया। 1903 में उन्होंने अनाउंस किया और 1905 में उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। और डिवाइड ऐसा किया कि उस समय का जो बंगाल था दो पार्ट में कर दिया। एक कर दिया ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल में कुछ बंगाल के पोर्शन थे और असम के रीजन थे। उसमें क्या था, मुस्लिम एरियाज हो गए, मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज हो गए, मेजोरिटी मुस्लिम्स हो थे। याद रखना वो बंगाल मतलब बांग्लादेश का मिलाकर की बात हो रही है। दूसरा बंगाल जो था प्रॉपर बंगाल कहलाना, वो बंगाल बचा हुआ बंगाल जो कि आज वेस्ट बंगाल कह सकते हो, बिहार और उड़ीसा था। अब इसमें देखो जब बिहार और उड़ीसा के लोग हैं हिंदी स्पीकिंग या उड़िया स्पीकिंग, अब यहाँ पे बंगाली लोग भी क्या हो गए, नन मेजोरिटी में आ गए। बंगाली लोग बंगाल में ही माइनॉरिटी हो गए। तो इस तरह से डिवीजन काफ़ी ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उनको क्या था, जो बंगाल इंटेलेक्चुअल का गढ़ हुआ करता था सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग ही रूल करना उन्होंने बंगाल से शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने। तब बंगाल से रिवोल्ट भी ज़्यादा होगा, जब रिवोल्ट ज़्यादा होगा तो उन्होंने कंट्रोल करने के लिए सोचा कि उसको तोड़ ही देते हैं। जब तोड़ देते हैं तो वहाँ पे हमारे यहाँ रिवोल्ट शुरू होगा। ठीक है, तो ये सारी सिनारियों को आप याद रखोगे। अब इसके अलावा जो आज दादा भाई नौरोजी की हमने बात कर लिया, तो दादा भाई नौरोजी को जो हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं, इनका एक किताब का नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये एक आउटलाइन हो गया आपके प्री इंडिपेंडेंस का। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप पढ़ते हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस में तो इसमें सिनारियो क्या याद रखना है, दो फेजेस, प्री रिफॉर्म एंड पोस्ट रिफॉर्म, प्री रिफॉर्म एंड पोस्ट रिफॉर्म। प्री रिफॉर्म में याद रखोगे, आपको पता होगा रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1917 में। अब रशिया का इकोनॉमी जो था उस समय हमारी इकोनॉमी से मिलता जुलता था। क्यों? क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी वो भी थे, एग्रेरियन इकोनॉमी हम भी थे। जब सिमिलर टाइप की इकोनॉमी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर यानी कम्युनिज्म को लेकर जब आगे बढ़ती है तो उस समय के जो लीडर्स होंगे वो उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि रसिया 10 साल में ही इतना ज़्यादा तेजी से ग्रो किया कि सबके लिए एक सरप्राइजिंग था उस समय के वर्ल्ड के लिए। तो जो लेनिन वगैरह उस समय के थे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उस समय, लेकिन फिर बाद में चीज़ें गड़बड़ हो गई, वो बात की मैटर है। बट द फैक्ट इज जब उस समय के जो यंग ब्लड जो होंगे हमारे यहाँ, यानी कि पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये लोग उस आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए।
तो जो हमारी पॉलिसी जो बनेगी वो रिलेटिवली कम्युनिज्म की तरफ बनेगी। अब कम्युनिज्म की तरफ में पॉलिसी बनेगी तो हमारा जो भी स्टार्टिंग के पॉलिसीज होंगे वो नियर अबाउट उन्हीं के टाइप का बनेगा। तो स्टार्टिंग में जो आप प्री रिफॉर्म पीरियड में जो बात करोगे, नेहरूवियन एरा की जो बात करोगे, इसमें क्या होगा, रिलेटिवली फोकस किस पे होगा कि कम्युनिस्ट टाइप के आइडियोलॉजी पे, यानी कि सोशलिस्ट पॉलिसीज बोल सकते हो इकोनॉमिक्स के सेंस में, सोशलिस्ट पॉलिसीज पे ज़्यादा फोकस होगा। उसी तरह अगर आप इंदिरा गांधी का एरा की बात करोगे, इंदिरा गांधी वाज अ मोर लेफ्टिस्ट देन नेहरू, सो उनके टाइम्स में और ज़्यादा सोशलिस्ट पॉलिसीज आई, जैसे गरीबी हटाओ योजना उस समय आनी शुरू हुई। तो ये सारा पीरियड्स का आप याद रखोगे कि क्यों ऐसा हुआ। आपको ये भी पता होगा कि नेहरू के बारे में बहुत लोग बोलते हैं ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। दैट मीन्स कि उनके थॉट प्रोसेस जो थे वो इंडिया के लेवल के उस समय के काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो तो बाहर से पढ़कर आए थे, तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ ज़रूरत किस चीज़ की है। जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप संभाला तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ दो चॉइसेस हो सकती है, या तो कैपिटल गुड्स पे फोकस करें या कंज्यूमर गुड्स पे फोकस करें। लेकिन याद रखिए उस समय 2 वर्ल्ड वार 30 साल के अंदर में हो चुका है। जब 30 साल के अंदर में 1914 में पहला वार और दूसरा खत्म होता है 1944-45 में, ठीक है, तो 30 साल के अंदर में दोनों स्टार्ट होकर खत्म भी हो जाता है। तो वैसे पीरियड में जब 2 वर्ल्ड वार जब जो देखा हो, यानी कि अगर हम कैपिटल गुड्स के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंड करते हैं तो दैट मीन्स कि अगर कभी वार हुआ या उसी सिचुएशन आई तो हमारे लिए ग्रोथ के लिए खतरा होगा। तो उन्होंने क्या किया, 2 चीज़ पे फोकस किया, एक पीस पे, क्योंकि ग्रोथ या प्रोस्पेरिटी के लिए हमारे नेसेंट स्टेज में जरूरत है कि शांति बना रहे। दूसरा क्या किया उन्होंने, कैपिटल गुड्स पे फोकस किया। अब कैपिटल गुड्स पे फोकस किया तो जो आप पढ़ते हो प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग में जो बात करते हो तो वहीं फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान है ये जो था हैरोल्ड डोमार मॉडल पे बेस्ड था कि सेविंग्स रेट पे ज़्यादा फोकस करना है और इससे इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट करोगे फिर ग्रोथ होगा। और उसके बाद उसी तरह इसमें एग्रीकल्चर पे भी ज़्यादा फोकस था। एग्रीकल्चर पे क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टार्टिंग में बैकबोन वहीं हुआ करता था, वहीं टैक्स दिया करता था। सेकेंड जो 5 ईयर प्लान जो कि सबसे फेमस बोला जाता है इंडिया के केस में, पीसी महालनोबिस के आइडिया पे बेस्ड, तो महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। महालनोबिस मॉडल जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों मेनली पूछा जाता है। पहला 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमार मॉडल, सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल में क्या था, कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा फोकस था। कैपिटल गुड्स कौन से हुए, जो गुड एक दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने के लिए काम आए उसको बोलते थे कैपिटल गुड्स। समझ रहे हो, तो ये हमारा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आप जब जाओगे इसके बाद क्या होती है कि पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट होती है, फिर हमारा फेमिन स्टार्ट होता है, बैक टू बैक क्राइसिस आना शुरू होता है और हमारा ग्रोथ भी सही से पिक नहीं करता है। इंडस्ट्रियली हम एडवांस नहीं हो रहे थे, तो हमें क्या होगा, हमारे यहाँ एक्सचेंज रेट की क्राइसिस होगी। तो एक्सचेंज रेट की क्राइसिस होगी तो 1991 में जो रिफॉर्म होगा, 1990 का जो रिफॉर्म होगा वो रिफॉर्म कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में होंगे। एक पहला सेक्टर जो है बैंकिंग या क्रेडिट सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में क्यों, क्योंकि उस समय का जो भी बैंक से लोन लिया जाता था, बैंक से लोन रिकवर ही नहीं कर पाती थी। और हर्षद मेहता स्कीम से आपको पता ही होगा, स्कीम 1992 अगर देखे होगे तो उसमें भी बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। साथ में हर्षद मेहता स्कीम से आपको एक और चीज़ क्या याद आएगा, फाइनेंशियल सेक्टर भी हमारा बहुत ज़्यादा बेकार था, तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म चाहिए था। तीसरा केस था एक्सचेंज रेट का क्राइसिस था। एक्सचेंज रेट का क्राइसिस हुआ था क्यों, क्योंकि हमें अपना जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस गुड पे भी पे करने के लिए हमारे पास एक्सचेंज रेट नहीं थे। तो इसके लिए क्या करना पड़ा,
एक्सटर्नल सेक्टर में भी हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी। समझ रहे हो? इसके अलावा जो भी थी हमारा पॉलिसीज जो होंगे, ये पॉलिसीज कौन से होंगे, जो कि एलपीजी बोलते हैं, जिसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बोलोगे। ठीक है, मेनली आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो अपने रिफॉर्म्स को। समझ रहे हो? तो आप इस तरह से कोशिश करोगे पढ़ने का, मेनली आपसे एग्जाम में इन तीनों पे पूछेंगे पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में, तो उसको ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आने वाले टाइम पे और हम लोग डिस्कस करेंगे किसी एक छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाकर फिर से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।